आज का टॉपिक हमारी बचपन में सुनी हुई बातों से लिंक करता है। हमने सभी ने एक बात बचपन में हमेशा सुनी है कि भारत कभी किसी समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत को पूर्व में लोग सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा करते। सोने की चिड़िया के बारे में इमेजिन करते हुए आपने कभी इसकी जो कहानी है इसके पीछे की वो भी जानने की कोशिश की ही होगी। वैसे तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। जैसे कि बहुत सारे जो विदेशी आक्रमण होते हैं भारत पर, वो भी इसीलिए होते हैं कि वहां से सर्वाधिक लूट प्राप्त की जा सकती है। परंतु जो इस बात को सिद्ध करता है कि भारत कितना समृद्ध रहा होगा वो ये था कि जब अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं, लगभग 1600 ईस्वी का जो समय था, उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो विश्व की जीडीपी का लगभग 1/4 यानी कि लगभग 25% भाग योगदान जो है वो भारत की जीडीपी के द्वारा दिया जाता था विश्व की जीडीपी में। परंतु जब अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के जा रहे होते हैं, मतलब भारत को जब स्वतंत्रता मिलती है, तब जो जीडीपी का जो योगदान है, भारत की जीडीपी का विश्व की जीडीपी में जो योगदान है वो 2 से 3%, मात्र जो 2 से 3% है वो रह जाता है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत को कितना जो नुकसान है वो इन 200 सालों ने, जो 200 सालों की जो गुलामी रही, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर शासन किया, उसके कारण कितना नुकसान जो है वो भारत को हुआ है। तो ये इसी बात का परिणाम है कि भारत आज वर्तमान में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, निर्धनता जैसी क्रूर समस्याएं, जैसी तमाम जो क्रूर समस्याएं हैं इनसे जूझ रहा है। इस प्रकार 125 शेयर होल्डर्स की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और 125 शेयर होल्डर्स की कंपनी ने किस प्रकार भारत पर 200 साल का जो शासन है वो स्थापित किया, और किस प्रकार जो भारत, जिसने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भी उल्टे पैरों भगा दिया था, वही भारत इन 125 शेयर होल्डर्स की एक छोटी सी कंपनी के हाथों 200 साल तक किस प्रकार अधीन रहता है। तो बात शुरू होती है उस समय के भारत से, जिसमें आज का वर्तमान का पाकिस्तान, वर्तमान का भारत और वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का जो बर्मा, ये सब मिलकर के भारत हुआ करते थे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्राचीन भारत जो है वो विश्व के व्यापारियों के लिए व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यही स्थिति वर्तमान में भी है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सीईओ है वो अब लगभग सभी कंपनियां जो है वो भारत के लोगों को सीईओ बनाने को ज्यादा प्रीफर कर रही है। जो दक्षिण एशिया था, यहाँ मसाला और जो कॉटन वगैरह है इनका उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पर होता था। तो इसी कारण जो विदेशी थे वो यहाँ आया करते थे, यहाँ से जो है कच्चा माल वापस अपने देश ले जाया करते थे, वहीं से उसे मैन्युफैक्चर करके, वहीं से उसे उसकी पैकेजिंग वगैरह अच्छी करके, पैकेजिंग करके वापस उन्हें अच्छे मूल्य पर उन्हीं देशों में बेच दिया करते थे जहां से ये उन्हें लेकर के गए हैं। तो इस तरीके से जो ये है व्यापार किया करते थे। आपको याद होगा, आप सभी ने एक नाम जो है बचपन में सुना होगा कि वास्को डी गामा। जो ये वास्को डी गामा था ये एक पुर्तगाली व्यापारी था। ये पुर्तगाली व्यापारी भारत आता है 1498 यानी कि 1498 में। तो इसका जो मकसद है वो भी व्यापार करना ही होता है। वास्को डी गामा 1498 यानी कि 1498 में कालीकट बंदरगाह, जो कि वर्तमान के केरल जिले में स्थित है, वहां उतरता है। अब्दुल मनीक करके एक व्यक्ति हुआ था जो इसका मार्गदर्शक था। तो यहां से यह ज्ञात होता है कि भारत में जो सबसे पहले विदेशी आते हैं, जैसे कि मुगल वगैरह को छोड़ दें अपन, तो जो सबसे पहले विदेशी व्यापार करने के लिए आते हैं वो पुर्तगाली होते हैं। ये पुर्तगाली भारत में आते भी सबसे पहले हैं और भारत से जाते भी सबसे लास्ट में है। जैसे कि गोवा 1961 में जो है गोवा को स्वतंत्रता मिलती है इन पुर्तगालियों से। वास्को डी गामा यूरोप से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए जलीय मार्ग से, टोटल इसका जो मार्ग रहता है वो जलीय रहता है, से भारत पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह उतरता है। तो वास्को डी गामा के बारे में जैसा कथन जो ये कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसने जो है वो भारत के लिए जलमार्ग, जो यूरोप से भारत तक के लिए जो जलमार्ग था उसकी खोज की थी। जैसा कि अब इस जलमार्ग से पहले भी तो लोग आया करते थे दक्षिण एशिया व्यापार के लिए, तो वो कैसे आया करते थे? तो इससे पूर्व जो यूरोप व अरब जो व्यापारी थे वो भूमध्य सागर और जो अरब सागर था उससे होते हुए आया करते थे। इसमें उन्हें सड़क मार्ग की भी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि जो भूमध्य सागर से और अरब सागर तक आने के लिए उन्हें सड़क मार्ग की सहायता लेनी पड़ती थी। इसके बाद में जो है वो दक्षिण एशिया तक आया करते थे। तो ये जो एक समुद्री जो पूरा मार्ग था ये वास्को डी गामा जो था उसके द्वारा खोजा गया था। वास्तविकता में देखा जाए
तो भारत जो है यूरोप से भी बहुत पुरानी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी कई बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं थी वो विकसित हो चुकी थी। तो ये कहा जाना सरासर गलत होगा कि वास्को डी गामा जो था उसने भारत की खोज की। इसके अलावा जो वर्तमान का जो गोवा राज्य है उसका नाम भी वास्को डी गामा, जो ये गामा है इसके नाम पर गोवा रखा गया है, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों का सबसे बड़ा केंद्र था भारत में, और ये लगभग 1961 तक रहा। 1509 से लगभग 1961 तक पुर्तगालियों का इस पर शासन रहा। इसके अलावा जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1503 में इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1503 में कोच्चि में लगाते हैं। पुर्तगालियों से संबंधित आपको जो है दो गवर्नर भी याद रखने होते हैं, जैसे कि पहला जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जिसे 1505 में गवर्नर बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जिसे 1509 में गवर्नर बनाया जाता है। तो ये जो था गवर्नर, ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था भारत में। इसे जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। वास्तविक संस्थापक कहे जाने के पीछे भी इसका एक कारण था कि इसने गोवा छीना था 1509 में। गोवा छीना किससे था? तो बीजापुर के एक राजा हुआ करते थे, राजा यूसुफ आदिल शाह, इनसे ये गोवा छीन लेते हैं 1509 में, और तब से ही लगभग राजधानी बन जाती है पुर्तगालियों की गोवा, जो कि 1961 तक राजधानी रहती है। पुर्तगाली जो थे वो नीली समुद्र की जो नीति है उस पर विश्वास किया करते थे, उसी पर काम किया करते थे। ये नीति क्या कहती थी कि जितना भी सामुद्रिक साम्राज्य है, भारत से जो लगा हुआ सामुद्रिक साम्राज्य है, वो सब पुर्तगालियों के अंडर रहेगा। किसी को भी जो भी कोई गतिविधि करनी है, जैसे कि एक कार्ड सिस्टम और पुर्तगाली चलाते हैं, किसी भी समुद्री गतिविधि के लिए उनसे यानी कि पुर्तगालियों से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर आप कोई समुद्री गतिविधि कर पाते थे। तो ये जो एक कार्ड सिस्टम था, इसमें जो अकबर था पर भारत का बादशाह हुआ करता था, उसे भी कार्ड सिस्टम के तहत पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ी थी। किस चीज की? समुद्र देखने के लिए, समुद्र में गतिविधि करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि पुर्तगाली अपने आप में कितना बड़ा केंद्र थे। भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो आती है 1556 में गोवा में। लाताको ने, यही पुर्तगाली 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई या फिर किसके द्वारा स्थापित की गई। इसके अलावा जो पुर्तगाली थे उन्होंने मक्का और जो तंबाकू है इसकी फसल करना भी भारतीयों को सिखाया। वैसे तो तंबाकू जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है, परंतु इसे यदि उद्योग के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा व्यापारिक जो है उद्योग साबित हो सकता है। इसके अलावा पुर्तगालियों के काल में ही एक स्थापत्य की जो शैली है, गोथिक शैली, उसका प्रारंभ होता है। तो गोथिक शैली जो थी वो तिकोने मेहराब वाली एक यूरोपीय शैली थी। गोथिक शैली से इमारत के विशाल होने का आभास होता है। गोथिक शैली के एक उदाहरण के रूप में हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को देख सकते हैं। ये उस समय के ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। इसके अलावा 2004 में इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया। पुर्तगालियों का जो क्षेत्राधिकार था भारत में, यदि हम उसकी बात करें तो गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, ये सब पुर्तगालियों के केंद्र हुआ करते थे। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया जाता है। पूर्णतः पहले भी भारत का हिस्सा था, लेकिन पुर्तगालियों से स्वतंत्र करा के भारत के अभिन्न अंग के रूप में जोड़ा जाता है। 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी स्थापना 125 शेयर होल्डर्स मिलके 1600 ईस्वी में करते हैं। उद्देश्य जो होता है इसके पीछे वो होता है मसालों का व्यापार करना। तो ये मसालों का जो व्यापार था ये दक्षिण पूर्व के जो मसाला उत्पादन जो इलाके थे वहां किया जाना था। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है सबसे पहले इंडोनेशिया जाती है। वहां पहले से पुर्तगाली और डच जो है वो बिजनेस कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां इतना लाभ नहीं मिलता है, तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए, अपने व्यापार के लिए एक उभरते हुए केंद्र, जहां किसी अन्य देश का कोई शासन ना हो, एकाधिकार ना हो, ऐसा कोई केंद्र ढूंढती है। तो इन्हें जो उभरता हुआ एक केंद्र दिखाई देता है वो था भारत। के व्यापार को विकसित करने के लिए एक विलियम हॉकिंस, जो कि जहाज का कैप्टन था, वो सूरत बंदरगाह जो कि आज के गुजरात में स्थित है वहां पहुंचता है। वहां लोगों से बात करता है तो लोग इसे बताते हैं कि आपको जब भारत में व्यापार करना है तो आपको जो भारत का सम्राट है उससे व्यापारिक रियायतें जो है वो लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सफर करके जो है आगरा की तरफ जाता है, क्योंकि आगरा उस समय जो सम्राट थे उनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी भारत की जो राजधानी है वो आगरा हुआ करती थी।
तो ये आगरा पहुंचता है, जहांगीर से मिलता है, जहांगीर इन्हें जो है 400 का मनसबदार बनाता है, बहुत अच्छे से अतिथि के रूप में अपने महल में रखता है। परंतु जो व्यापारिक रियायतें हैं वो ये पाने में असफल हो जाता है। व्यापारिक रियायतें सुल्तान ने क्यों नहीं दी, उनके पीछे भी कारण पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगाली ऑलरेडी सूरत में अपना व्यापार कर रहे थे, तो और पुर्तगाली और जो मुगल थे उनके बीच में अच्छे संपर्क थे। तो यहाँ से शुरू होता है पुर्तगाली और जो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका संघर्ष। यहाँ से जो हॉकिंस है वो वापस चला जाता है। तो इसके बाद में जो अंग्रेज भारत आते हैं वो क्षेत्रीय जो राजा होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे कुछ भूमि जो है वो लीज पर मांगते हैं और वहां फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जो पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई वो मुसलीपट्टनम जो आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है वहां की गई। तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो मुसलीपट्टनम में खोली जाती है। तो यहाँ से अंग्रेज जो है वो भारत में व्यापार के अपने कदम जो है जमाते हैं। 1612 में ये वापस सूरत जाते हैं और पुर्तगालियों से युद्ध करते हैं। इसे स्वाली का जो युद्ध है वो कहा जाता है। यहाँ पुर्तगालियों को ये हरा देते हैं। इस स्वाली के युद्ध के बाद पुर्तगाली जो थे वो हारने के बाद गोवा चले जाते हैं, गोवा को अपना सामरिक केंद्र बना लेते हैं और जो सूरत जो था वो केंद्र बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद कुछ अंग्रेज ब्रिटिश किंग के पास जाते हैं, किंग जेम्स फर्स्ट के पास, उन्हें ये बताते हैं कि भारत में व्यापार करने के इतने इतने फायदे हैं, हमारी जो बात है वो वहां के सम्राट नहीं मान रहे हैं, तो आप एक रॉयल जो रेजिडेंट है उसे भेजें और जो सम्राट है उसे बात करने के लिए कहें। यहाँ से सर थॉमस रो जो है उन्हें रॉयल रेजिडेंट के रूप में भारत भेजा जाता है। इसके बाद में 1615 में सर थॉमस रो भारत आते हैं, भारत के सम्राट जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करते हैं। अजमेर जो कि वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, यहाँ जहांगीर और सर थॉमस रो की मुलाकात होती है। ये सर थॉमस रो यहाँ से व्यापारिक रियायतें पाने में सफल हो जाता है। वास्तविकता में जो ये व्यापारिक रियायतें थी ये उस समय का जो गुजरात का जो गवर्नर था जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता था, इसने दी थी। तो इसके बाद अंग्रेज सिल्क यानी कि रेशम, कॉटन यानी कि कपास, ओपियम यानी कि अफीम आदि का व्यापार जो है वो भारत में करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ से अंग्रेजों के कुछ व्यापारिक केंद्र बनने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सूरत, मद्रास, बंबई, पटना आदि। अब जो है ये इंग्लिश जो व्यापारी रहते हैं या ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है ये बंगाल की तरफ भी अपने पैर पसारना चाहती है कि वहां भी हमारी कंपनी हो। हालांकि इनकी थोड़े बहुत काम तो जो है वो बंगाल में पहले से भी चल ही रहे थे, परंतु जो एक एस्टेब्लिशमेंट कंपनी का होता है वो नहीं था। तो बंगाल का जो गवर्नर रहता है शाइस्ता खां, ये उस समय के जो सम्राट होते हैं औरंगजेब, उनसे ये बात कहता है कि ऐसे ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में भी अपना जो है वो बिजनेस करना चाहती है। तो औरंगजेब सोचता है कि इतनी सारी कंपनियां ऑलरेडी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की चल ही रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह अपना व्यापार फैलाने में क्यों लगी हुई है। तो औरंगजेब यहाँ साफ मना कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम बंगाल में आपको व्यापार नहीं करने देंगे। तो ये जो जंग है 1686 में होती है, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बहुत बुरी तरह से हार होती है और औरंगजेब जो है इसमें जीत जाता है। अब सम्राट ही औरंगजेब है, तो यहाँ सिर्फ जॉर्जिया चाइल्ड की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय पर बहुत छोटी हुआ करती थी, उसके सामने कैसे ही टिक पाती। तो जॉर्जिया चाइल्ड अपने घुटनों पर टिक करके माफी मांगते हैं औरंगजेब से। तो औरंगजेब इस समय उन्हें माफ कर देता है। फिर धीरे धीरे जो है व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता रहता है, लेकिन बंगाल में ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं। फिर समय आता है 1707 का, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों के लिए एक तरीके से द्वार खुल जाते हैं बंगाल में जाने के। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला जो सेशन होगा उसमें बंगाल में किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम रखा और किस प्रकार वहां की जो सत्ता थी उसका तख्ता पलट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, उसे देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। थैंक यू।